हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जिसका इंतजार बहुत लोगों का है कि नहीं? तो हाउ टू अप्रोच फिजिक्स इन नीट एंड जेईई। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। फिजिक्स में मतलब बच्चे बहुत होते हैं, जो बच्चे हैं लोग डरते हैं फिजिक्स से, नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिजिक्स को छोड़ के हम केमिस्ट्री एंड बायो से पूरा नीट क्लियर कर लेंगे। बट पॉइंट बी नोटेड बच्चों, यहाँ से आप बिना फिजिक्स से आपका तैयारी, आपका नीट का सिलेक्शन, जेई का सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका नहीं हो सकता। जो पहले लोग बोलते हैं हो सकता है ना, वो पहले हो सकता था, नॉट नाउ। बात समझ में ना? कंपटीशन बढ़ते गया और इस बार जो 2020 का जो कंपटीशन है ना, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ। बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है आपका। अगर इस रेस में आप अगर दौड़ सकते हो तो आप टिकोगे, नहीं तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो ट्रैक में आपको दौड़ना है। कैसे दौड़ना है, कहां से दौड़ना है, कैसे शुरुआत करना है, अपना जो स्ट्रेटेजी कैसे रखना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारे चीज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। और एंड तक इस वीडियो को देखिए, मैं टिप्स भी बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ये जो जितना टाइम बचा हुआ है, इतना टाइम में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन नीट 45 होता है एंड नंबर ऑफ जेई क्वेश्चंस इन जेई 25 होता है। जेई में 80% क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होता है और 20% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी होगा, सिलेबस एक बार निकाल के आप देख लीजिएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो थियोरेटिकल टाइप से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं बच्चों? अब यहाँ पे नीट का जो 45 क्वेश्चन है उसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका इजी सब पार्ट हो गया, एक हो गया मॉडरेट पार्ट और एक हो गया डिफिकल्ट पार्ट। हम डिफिकल्ट पार्ट को पहले से अलग कर देते हैं। मॉडरेट एंड इजी पार्ट में को हम इसमें फोकस करेंगे। मॉडरेट एंड इजी पार्ट को हम फोकस इसीलिए कह रहे हैं कि आप उसमें अप्रोच कर सकते हो। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस आपको 5 रहता है, नीट का बात कर रहा हूं, 5 रहता है। बाकी 40 क्वेश्चन जो आपका इजी एंड मॉडरेट लेवल का रहता है। अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 30 क्वेश्चंस आपका बहुत ही इजी रहता है। मोर देन 30 क्वेश्चन आपका इजी रहता है। उसमें से कुछ पार्ट होता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाता है और कुछ पार्ट ऐसा होता है आपको अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसमें लगा सकते हो अपने सवाल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। अगर आपका फॉर्मूला पूरा सारे के सारे जो जो चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं, सारे चैप्टर्स का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप सारे चैप्टर्स का जो क्वेश्चंस होता है सारे का निपटा सकते हो। और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको अगर आपको थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप समराइज कर सकते हो, आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन में ऐसे लेके आना पड़ेगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन। किसी भी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने को ही बोला जाता है कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है? तो इसका ये मैनिपुलेशन पावर आपके पास अगर है, आप मैनिपुलेशन पावर कब होगा? आप थोड़ा प्रैक्टिस करे हैं अच्छे से, आपने देखा है कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करा जाता है, ये सारी चीज अगर देखे होंगे तो आप ये मैनिपुलेट कर सकते हो और फॉर्मूला में उसको ला सकते हो। तो पहला कुछ पार्ट हो गया जो फॉर्मूला बेस्ड, उसमें से आपको मोर देन 15 क्वेश्चंस जो है ना आपको फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। और बाकी जो 20 क्वेश्चंस है, जो 40 में से जो लगभग 20 क्वेश्चंस है, वो आपका थोड़ा एक या दो कॉन्सेप्ट मिक्स है, क्वेश्चन पूछ लिया, एक या दो क्वेश्चन मिक्स है, क्वेश्चन पूछ लिया। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है जो एक डिफिकल्ट हो गया और थोड़ा इधर से हम मॉडरेट लेवल का जो 5 था, ये पूरा ट्रिकी होते हैं। डिफिकल्ट में तो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। जो नीट लेवल के लिए जो आप मान लो आप पूरा 100 बिलो रैंक आपको नहीं चाहिए तो उसमें जाने का भी नहीं है कि नहीं? तो ये सारे चीज हमें पता चल गया कि हमें फॉर्मूला बेस्ड एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हमें देखना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक या दो, ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता नहीं है जो हम अभी बात कर रहे हैं उसमें। तो जेई के बच्चों को वही सेम अप्रोच है यहाँ पे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जेई का बच्चों जो है उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़ा पूछा जाता है ज्यादा। कॉन्सेप्चुअल मतलब न्यूमेरिकल में ही ज्यादा कॉन्सेप्ट डाला जाता है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हमारा कुछ पार्ट होता है मैग्नेटिज्म वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट, और दूसरा होता है मैकेनिक्स पार्ट एंड देन मॉडर्न फिजिक्स
एंड ऑप्टिक्स पार्ट हो जा रहा है। ये हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा। जो मैकेनिक्स पार्ट है ना, तो बहुत बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है मैकेनिक्स पार्ट में, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पार्ट वो आराम से कर लेता है, एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पार्ट वो भी बहुत आसानी से कर लेता है। तो हमारा जो फोकस रहेगा ना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स वाला जो सेमीकंडक्टर पार्ट हो जाता है, वो वाले पार्ट में हम ज्यादा फोकस करेंगे। 11th, लगभग 11th में पूरा का पूरा 11th में आपको मैकेनिक्स पार्ट ही रहता है। आपने पढ़ा भी होगा और 11th तो बर्बाद ही कर लिए होंगे। ऐसा होता है ना कि 11th बर्बाद हो गया तो आप कैसे पढ़े। हम नीट निकाल सकते हैं कि नहीं, जेई निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। अप्रोच को देखो बच्चों, अप्रोच को देखो, एक एक करके हम पूरा अप्रोच को देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया उसको पढ़ना है। मास्ट, एम मैंने लिखा, मास्ट, एम मींस व्हाट, मास्ट। इसमें डायमेंशन एनालिसिस, आपको एरर एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस आपको पता है तो एक क्वेश्चन पक्का आपको मिल जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस में फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछता है। नीट एंड जेई के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से रखना। ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 50-50 चांस रहता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम मास्ट नहीं लिखते हैं। आपका इच्छा है, इसके आपका विश के हिसाब से, तो मैंने डब्ल्यू लिखा। एनएलएम आपका विश है, इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन वर्क एनर्जी पावर नहीं छोड़ना है। वर्क एनर्जी पावर को आपको छोड़ना ही नहीं, दिस इज मास्ट टॉपिक। सर्कुलर मोशन को भी आपको मास्ट टॉपिक, क्योंकि हम ग्रेविटेशन में इसको पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन बहुत ही आसान है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 2-4 फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। सेंटर ऑफ मास जो पार्ट है, ये सेंटर ऑफ मास आपका विश है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये बहुत आसान टॉपिक है, और ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये सेंटर ऑफ मास जो पार्ट है ना बच्चों, ये मैं आपको मास्ट और विश आपके हिसाब से ये देखना है। जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, इसमें एमओआई एंड टॉर्क के बारे में अगर पढ़ लोगे तो बहुत आसान है। ये भी आपका विश के ऊपर डिपेंड करेगा, आप पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन मास्ट पढ़ना ही है। दूसरा देखो बच्चों, ग्रेविटेशन, इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्या पूछता है? 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, दिस इज मास्ट। ये आपको ग्रेविटेशन पूछना है, पढ़ना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, सारे फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। एसएचएम एंड वेव मोशन, ये आपको मास्ट में दे रहा हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको फील, जैसे एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चों को ये थोड़ा अच्छे से वो फील नहीं कर पाते, तो इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन आसान बना लेता है। ये जो टॉपिक्स है वो डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चंस बहुत आसान बनता है। फॉर्मूला बहुत है, क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला बहुत है। इस मैकेनिक्स में जो एसएचएम हो गया, वेव मोशन हो गया, फॉर्मूला बहुत है, लिमिटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमेशा मास्ट रहता है, 2-3 क्वेश्चन मास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। और सॉलिड एंड फ्लूइड में आपका विश, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे मैं इसको नहीं बोलूंगा, ये चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये इलास्टिसिटी विलास्टिसिटी अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो सॉलिड को पढ़ लो, एक क्वेश्चन बन जाएगा। सॉलिड को पढ़ लो, एक क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, हम यहाँ पे थर्मल फिजिक्स को देखेंगे। थर्मल फिजिक्स मास्ट है, इसमें एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, एक इंच भी नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? एक अक्षर भी आपको नहीं छोड़ना है। तो यहां से आपको 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा पूछता है बच्चों। केटीजी बहुत ही छोटा चैप्टर है, कैलोरीमेट्री बहुत छोटा है, हीट ट्रांसफर बहुत छोटा है, थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत छोटा है, लेकिन आपको 4-5 क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। दिस इज मास्ट, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको नहीं छोड़ना है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को भी पढ़ना है। तो एक काम से एक गोली से 2 शिकार, यहां पे क्या हो रहा है, एक गोली से 2 शिकार हो रहा है कि नहीं? 3 में बोलूंगा, थोड़ी देर बाद बता रहा हूं जैसे। और उसके बाद आपको कैपेसिटेंस, ये भी मास्ट है, ये दोनों मास्ट टॉपिक हो गया। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है। तो एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लोगे ना तो एक क्वेश्चन आप आराम से कर ही लोगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, फॉर्मूला बेस्ड पूछता है। जो आपका कैपेसिटेंस है इसमें भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बस खत्म, इतना और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मास टॉपिक है, इसको छोड़ना ही नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, 3 पार्ट होता है। एक सर्किट थ्योरी, जैसे हमारा सर्किट हो, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वगैरह वगैरह हमने पढ़ा है, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद आपके थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट और आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है, 2 क्वेश्चन यहां से आराम से बन जाएगा। सर्किट अगर आपको अच्छे से पता हो रहा है तो सर्किट डायग्राम भी आप पढ़ सकते हो, सर्किट एनालिसिस आप कर सकते हो। अगर ये सर्किट एनालिसिस भी कर लोगे ना तो आपको 3 क्वेश्चन पक्का बन जाता है यहां से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। याद रखना बच्चों,
उसके बाद आता है जो मैग्नेटिज्म पार्ट है, ये हमेशा आप जितना भी एग्जाम हुआ है आज तक एक भी एग्जाम में ये टॉपिक नहीं छोड़ा है, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। सो दिस इज योर मास्ट टॉपिक। यहां से 3-4 क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, अर्थ मैग्नेटिज्म निकालना है, ये सारे चीज आपको पूछ लेता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये सारे चीज आपको देखना है। तो मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट है ना, ये आपको स्कोर बहुत ही ऊपर ले चला जाएगा। आपका जो स्कोरिंग पार्ट है, ये सब मैं बोल रहा हूं, स्कोरिंग पार्ट है, बहुत ही ऊपर आपको ले चला जाएगा। इवन नीट एंड जेई दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों। अब यहां से मैं बोलता हूं जो ईएमआई पार्ट है ना बच्चों, ये ईएमआई को आपका विषय अगर आपको पता है, डायरेक्शन वायरेक्शन आपको निकालना आता है, फैराडेज लॉ अप्लाई करना आपको आता है, लेंज लॉ आपको अप्लाई करना आता है, मोशनल ईएमएफ निकालना आता है, तो ये करो, अदरवाइज लीव इट। इसमें डायरेक्शन का जरूरत है, हाथ का इस्तेमाल बहुत होता है बच्चों। पता चला एग्जाम में जाके इधर उधर ऐसा ऐसा कर रहा है, तो पता चला उधर ही टाइम निकल गया। तो ये चैप्टर का आपके विषय अगर आपका तैयारी सही है तो आप करो, अदरवाइज लिव इट, अदरवाइज लिव इट। लेकिन मैं ऐसी करंट को मैं छोड़ने को नहीं बोलूंगा। दिस इज मास्ट टॉपिक, ये आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। एक्चुअल में आसान की बात ये नहीं है, आसान नहीं, वो छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। और यहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, जेई में तो 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो ये मास्ट टॉपिक है, इसको आप छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व बन जाता है। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों, ये तो आप 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। 1 क्वेश्चन आपका मास्ट है। अगर बहुत ही छोटा टॉपिक से 1 क्वेश्चन बन रहा है तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो मास्ट, यह आपको पता चला। तो यहां से ये तीनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट है, यहां से हम सिर्फ ईएमआई को छोड़ सकते हैं और बाकी सबको पढ़ना है, क्योंकि यही आपका पूंजी है, यही आपका पूंजी है। और यह आपका जो स्कोर है ना, बहुत ऊपर लेवल में आपको ले चला जाएगा, मैं बता रहा हूं। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना स्कोरिंग है। दूसरा देखो बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में 2 पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब क्या है, रे डायग्राम निकालना है, लेंस निकालना है, मिरर निकालना है, स्लैब निकालना है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, वो सारे चीज आपको देखना है यहाँ पे। लेकिन बच्चों को बहुत ही आसान लगता है ये वेव ऑप्टिक्स, बच्चों को बहुत आसान लगता है ये वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही कम चीज है। वाईडीएसी है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, बस खत्म। बात समझ में आया? तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा। सो दिस वेव ऑप्टिक्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको छोड़ोगे ना तो मैं ही बोलूंगा कुछ, इसको नहीं छोड़ना। दिस इज मास्ट टॉपिक, याद रखना ये मास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना ही है आपको। वेव ऑप्टिक्स बहुत आसानी से पढ़ना है। मैं आपको बाद में और एक चीज बताता हूं, बहुत आसान टॉपिक चीजें मैं बताने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस अभी बिल्डअप होने वाला है। बच्चों ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसको छोड़ना नहीं है, एक शब्द भी इसको छोड़ने का नहीं है। बात समझ में, मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि एक शब्द नहीं छोड़ना है, छोड़ना है। जो चीज नहीं आता है उसको नहीं पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स आपको हमेशा आता है, मॉडर्न फिजिक्स आपका हमेशा पूछा जाता है, 4 to 5 क्वेश्चंस आपको पूछता है। और ये मास्ट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है। एटॉमिक फिजिक्स देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लो, मैटर वेव्स देख लो, न्यूक्लियर फिजिक्स देख लो, रेडियो, सब कुछ पूछ लेता है यहां से, सब कुछ पूछता है। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको पूछता है, और बहुत ही छोटा टॉपिक है और उसमें इतना दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो 100% यहां से मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ना है। दूसरा आता है जो सेमीकंडक्टर, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका जो जना डायोड वायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, और दूसरा हो गया लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट से आपको आसान क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही छोटा है, उसमें लॉजिक गेट में कन्वर्ट करना होता है, ट्रुथ टेबल निकालना पड़ता है, बस खत्म, डायग्राम निकालना पड़ता है, हो गया काम खत्म। अब कन्वर्जन आपको निकालना पड़ता है, कभी कभी कन्वर्जन आपको पूछ लेता है, तो लॉजिक गेट खत्म हो गया। अब अगर इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर आ जाए तो अब डायोड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, सर्किट डायग्राम कभी कभी बना के दे सकता है, तो और इसके बाद ट्रांजिस्टर जैसे एम्पलीफायर, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। तो ये सेमीकंडक्टर पार्ट है ना, ये भी मास टॉपिक में इसीलिए बोल रहा हूं, इसको नहीं छोड़ना है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है बहुत आसानी से, क्वेश्चन छोटा टॉपिक है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी, मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत ही छोटा छोटा पार्ट है और इसमें बहुत ही अच्छे से आप इसको स्कोर कर सकते हो। इसको छोड़ना नहीं है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, नहीं छोड़ना है ना। और मैं यहां पे आपको बताता हूं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, रैपिड रिवीजन पढ़ना चाहते हो, बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, तो मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स देख लो। मेरा चैनल पे जाओ, रैपिड रिवीजन कोर्स को देखो, सारे के सारे चैप्टर्स आप देख लो, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कौन कौन सा टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने वैसे ही बनाया उसको, पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन मैंने देखा और आने वाले सालों में आ सकता है ऐसा टाइप का, मैंने कॉन्सेप्ट सबको एक साथ आपको रिवाइज करा देता हूं 1 घंटे के अंदर। बात समझ में आया? तो मेरा चैनल पे जाओ, रैपिड रिवीजन कोर्स देखो, मजा आ जाएगा आपको।
ओके, तो लास्ट में ये हमें पढ़ना था, मैंने बोला था आपको शुरुआत में कुछ टिप्स बताना था मेरे को, 5 टिप्स यहां पे मैं बताया। मेक टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला आपको हमेशा बनाना चाहिए। मैं हमेशा अपना रैपिड रिवीजन कोर्स में मैं हमेशा बोलता हूं आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मेरा कोर्स को देखो, सारे फॉर्मूला को आप पिक करो और इसे लिखते जाओ, क्योंकि नीट एंड जेई में हमें रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई मेन, नीट एंड जेई मेन। इवन एडवांस में भी आपको ठीक है जरूरत पड़ता है, बट एडवांस में डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन के लिए आपको अच्छे से सब कुछ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एडवांस में ना आपको इनोवेटिव एमसीक्यूज पूछा जाता है, बट नीट एंड जेई में, जेई मेंस में आपको इनोवेटिव एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। कीप इट इन योर माइंड बच्चों, ये कीप इट इन योर माइंड। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रिजल्ट, इसका मतलब जेई एंड नीट का रिजल्ट नहीं है। फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो सारे रिजल्ट का बात कर रहा हूं। पता चला उसका रिजल्ट देख रहा है ना। थर्ड जो हमारा दूसरा हो गया 3 आवर्स ऑफ फिजिक्स पर डे। 3 घंटा हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा पर डे। नीट हो जेई मेंस हो, नीट हो जेई मेंस हो, 3 घंटा पढ़ना है बच्चों। फिजिक्स के बाहर आप नहीं जा सकते हो, नीट क्लियर नहीं कर सकते हो। आपको बहुत लोग बोल सकते हैं बेटा फिजिक्स मत पढ़, आपका नीट क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा कि जिसका फिजिक्स वीक था, इवन आपको 40-50 60 70 मार्क्स मिला था, फिर भी उनको नीट में एडमिशन ही नहीं मिला। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से करना है फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट को सेम वेटेज दो, सेम मोहब्बत करो, आगे ले जाओ। बात समझ में आया। टाइम है आपके पास तो रीड क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्वाइस। एक क्वेश्चन देखते ही बहुत बच्चे हो सकते हैं एक क्वेश्चन करने लग जाते हैं, गलत इस अप्रोच है, ये कभी नहीं करना। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको पढ़ना है, ट्वाइस, इसको 2 बार इसको पढ़ो, फिर अप्रोच करो, फिर देखो स्मार्ट अप्रोच कौन सा है जो आपने क्लास में करा था, आपने घर पे करा था, आपने प्रैक्टिस करते वक्त करा था, आप डाउट क्लियर करते वक्त करा था, तो वो अप्रोच को देखना है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है उसको लगाओ। इसमें दो इस्तेमाल, दो फायदा है यहाँ पे। एक तो आपका पता चलेगा क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें आपको देखना चाहिए, क्या क्या टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। अब नीट के बच्चे हो ना, जेई मेंस का भी पेपर देखो, जेई मेंस का भी पेपर देखो। जिस जिस चैप्टर में आपका स्ट्रांग है, जिस जिस चैप्टर आपका स्ट्रांग है, तो उसमें जेई मेन का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो। बात समझ में आता है। उसके बाद 5 नंबर, बट दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं, टेस्ट पेपर को देखना है। टेस्ट पेपर देना है आपने, नीट एंड जेई का जो फील आना चाहिए। आप घर वक्त 3 घंटा, मतलब 3 घंटा आपको पढ़ना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं एग्जाम में उनको समझ में नहीं आता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन घर पे जब सॉल्व करते हैं, जो एक चैप्टर मान लो आपने एलएलएम शुरू किया, सारे सवाल लगा रहे हो, बट एग्जाम में जाके आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में एक बार एनएलएम देता है, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स दे दिया, तीसरा वेव ऑप्टिक्स दे दिया, उसके बाद आपको मोशन इन 2 डायमेंशन दिया, उसके बाद आपको एसएचएम का दिया, और उसके बाद इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ऐसे देते रहते हैं, आपको निकालना पड़ता है, आपका दिमाग में लाना पड़ता है कि हमें एक्चुअल में इतना सवाल बनाना ही है, मेरे को इतना सवाल बनाना है, और काम रहना है, आराम से रहना है, दिमाग को ठंडा रखना है, और आपको ऐसा फील करना चाहिए मैं कर लूंगा। और देखना है क्वेश्चन अगर बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको एक बार पढ़ते वक्त लग रहा है कि ये तो इसके बाहर हो गया, मेरा दिमाग से बाहर है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं, छोड़ दो। आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है कि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया। बच्चे क्या करते हैं, अरे मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, मैं ये टॉपिक पढ़ा है, इससे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। ईगो पे नहीं लेना है भैया, यहाँ पे ईगो नहीं दिखाना, यहाँ पे मार्क्स दिखाना है। क्या दिखाना है? मार्क्स दिखाना है। तो मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्मार्टली अप्रोच करना है। क्वेश्चन देख के नहीं लगा पा रहे हो, छोड़ दो। क्वेश्चन देख के लगा पा रहे हो, तुरंत करो। लगा नहीं पा रहे हो, छोड़ो, मार्क करके रखो, इसको बाद में करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन कि बच्चा यहाँ पे, हम ऐसा देखते हैं ना कि ये इसको अगर हमें थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो मैं कर लूंगा, ऐसा टाइप का फील आता है, तो उसको मार्क करके रखो। अगर एक क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है ये कर ही नहीं पाऊंगा, ऊपर से जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन दिमाग के ऊपर हो रहा है, तो उसको भगा देने का, उसको छूना भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा ऐसा करते करते आपको क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सिलेक्ट करो और सॉल्व करो, स्कोर अच्छा कर पाओगे। और एग्जाम हॉल में काम रहना है, दिमाग को ठंडा रखना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है, कॉन्फिडेंस ऊपर रखना है, तुम कर लोगे। मोर देन 30 क्वेश्चन आप
आप कर ही लोगे। मैं बता रहा हूं, अपना साइकोलॉजी जो है ना उसको ऐसे रखो, मेंटेलिटी ऐसे रखो, मैं कर लूंगा बोल के आप कर लोगे। अंदर से एक पुश मिलेगा आपको, अपना रैंक को भी बूस्ट कर सकते हो, फिजिक्स में मार्क्स को भी बूस्ट कर सकते हो। बच्चे समझ में आया कि नहीं? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे साथ जोड़ सकते हो। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है, उसका रेस्पॉन्ड करते रहूंगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी भला करो। लॉकडाउन के टाइम है, आप कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो ये देख के हेल्प कर लो, उसमें क्या है है कि नहीं? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।